हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? भूल तो नहीं गए बी एजुकेशन को, जो लेकर आई थी इनिशिएटिव आपकी बढ़ोतरी के लिए। लेकिन सॉरी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए कि सर सेल का चैप्टर लेकर आओ, सेल का चैप्टर लेके आओ। क्लास 9 सेकंड चैप्टर आई है नई बुक की एक्सप्लोरेशन, उसकी बुक लेकर आओ। तो बेटा मैं लेकर आ गया हूँ और मैं माफी चाहता हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत ये है कि हमें काम करना पड़ता है, प्यार से पेट नहीं भरता। वैसे ही अर्निंग्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि यूट्यूब में 128 सब्सक्राइबर हैं। भले ही प्यार बहुत मिला आपको, तो अर्निंग हमारे पास जीरो है, और इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। और काम के बाद थकावट, दिल्ली की धूप, दिल्ली की मार से बचना मुश्किल क्यों। तो बेटा जो आज हम करने वाले हैं, हम कुछ, इस चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो जितना किया जा सकता है। आखिर 128 लोगों से कितना किया जा सकता है, बट एक ही इनफ था, मैंने जैसे बताया था। तो जो सबसे पहली बुक की स्टोरी स्टार्ट होती है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, पहले की। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो स्टोरी है ये क्या है कि कुछ कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि लाइफ की शुरुआत जो है वो ओशंस, डीप ओशंस में नहीं हुई। मतलब मानना है, अभी हमें भी नहीं पता कि कहां पर एक्चुअली में हुई थी, बट मैंने आज तक ये पढ़ा कि डीप ओशंस में हुई थी। बट कुछ लोगों का मानना है कि वाटर में हुई है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि अर्ली लाइफ जो है, सबसे पहले लाइफ की जो शुरुआत हुई थी, ओरिजिनेटेड इन वाटर। मैं साथ साथ नोट्स लिखता जा रहा हूँ, वो लिखते जाऊँ। ठीक है, पानी में शुरू हुई थी सबसे पहले, जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने स्पेशली ऐड किया हुआ है, बस ये लाइन थोड़ी सी मैं समझ नहीं पाता, स्पेशली इन स्मॉल पूल्स, जबकि मेरा लगता है डीप अंडर ओशन में हुआ है। चलिए, स्मॉल पूल्स में हुआ है विथ फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट कंडीशन। तो अच्छी बुक है, आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं ली है तो अगर कोई एनसीईआरटी की ऑफिशियल स्टोर है तो वहां पर से जाकर ऑफिशियली ले लो। एनवायरमेंट कंडीशन, ठीक है। तो लाइफ की शुरुआत कहां पर हुई है? तो लाइफ की शुरुआत के बारे में जो मानना है कि लाइफ की ओरिजिनेट जो है वो वाटर में हुई है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, और स्पेशली इन्होंने जो बताया कि स्मॉल पॉन्ड्स में हुई है, जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि हीट वगैरह जो है कैसे थे, फ्लक्चुएटिंग थे। मतलब कोई एक जैसा नहीं था, वो बार बार चेंज होता जा रहा था। ठीक है, अब ये इसका रिलेशन हमारे इस टॉपिक से क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंडियन तड़का दे रखा है इस चैप्टर में। अब यहाँ पर जो है द पूगा वैली कनेक्शन हम पढ़ेंगे। द पूगा वैली कनेक्शन, अब ये पूगा वैली कहाँ है बेटे? ये हमारे पूगा वैली इंडिया में है, इंडिया के लद्दाख में है। ठीक है, इंडियन कनेक्शन दिखाया है, इंडिया के लद्दाख में पूगा वैली है, वहां की ये बात चल रही है। तो इंडिया की जो पुगा वैली है लद्दाख में, वहां पर आप जब लद्दाख की बात करते हो तो आपको कैसा टेम्परेचर जोन आता है? कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि हम लद्दाख को क्या कहते हैं? इट इज आर कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, डेजर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन 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 यहां पर एक चीज है कि इसकी स्टडी की थी किसने? एक सेकंड, दयाराम साहनी, शायद एक बार हम, दयाराम साहनी, एक सेकंड में मतलब देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये नाम, मैंने तो चैप्टर पढ़ा था तो लखनऊ था ही, बट कॉलेज का नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं, तो मैं बस एक बार देखना चाहता हूँ। तब तक 10 सेकंड है आप लोगों के पास। आप लोग जाओ यार, सब्सक्राइब करो, सर का कुछ तो भला करो यार। चीकू भैया ऐसे ही रहेंगे क्या जिंदगी भर? है, चलो बच्चों, सब्सक्राइब कर दिया है तो आते हैं। आई एम सॉरी, दयाराम साहनी तो हिस्टोरी से रिलेटेड थे, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला पढ़ रहा हूँ तो दयाराम साहनी याद आ रहा है। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, आई एम सो सॉरी, बीरबल साहनी, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। अब इनकी रिसर्च क्या थी? इनका कहना ये था, इनका कहना ये था कि भाई साहब, इन्होंने जब उन पूगा वैली में
आपको मैंने बताया ना पूगा वैली क्या था। तो जब इन्होंने पूगा वैली में स्टडी किया तब पता चला यहाँ पर है हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि पूगा वैली कहाँ है? बेटा पूगा वैली है लद्दाख में, ठंडी जगह है, लेकिन यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स है। और हॉट स्प्रिंग्स में खास चीज क्या मिली है ऐसी, वहां पर जो मिली है वो ऐसी चीज मिली है जो लाइफ की ओरिजिन की तरफ इशारा कर रही है। पूगा वैली जो बिल्कुल बॉइलिंग कंडीशन में है लगभग, वहां पर जो सबसे पहले वहां पर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, एक ऑर्गेनिक लेयर मिली है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम है? तो यहाँ के जो स्टडी करने वाले रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि ये फर्स्ट बैरियर था। ठीक है, फर्स्ट बैरियर था, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बचाने के लिए पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन था। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन था। मेम्ब्रेन का मतलब आप समझो बेटा, एक लेयर अभी है ना, स्किन की लेयर, एक पतली सी लेयर, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पूगा वैली से ये रिलेटेड थी कि हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनिक लेयर मिली कैल्शियम कार्बोनेट को, जिससे ऑर्गेनिक चीजें बचाई जा सकती है, जो पहला प्रोटेक्टिव मेंबर मेम्ब्रेन माना जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तलग दे रखा है थोड़ी सारी चीजों। अब वहां पर जो है इन्हीं हॉट स्प्रिंग्स में क्या मिला है? थर्मोफाइल्स मिले हैं। थर्मोफाइल्स मिले हैं। थर्मो मीन्स हीट, फाइल्स मीन लविंग, ऐसे बैक्टीरिया जो हीट पसंद करते हो, हीट लविंग बैक्टीरियाज मिले हैं। ठीक है बेटा, हीट लविंग बैक्टीरियाज मिले हैं, उनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। अब आपको इतना पता है कि दो तरीके की मतलब कैसे होता है। सबसे पहले जिस जो बनती है वो बनती है सेल। सेल से बनता है एक टिश्यू। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल जो होता है वो टिश्यू होता है। टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से होता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से होता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ये जाके हमारा चलता आ रहा है। तो लाइफ जरूरी नहीं है कि टिश्यू मल्टी से ही हो। कोई कोई लाइफ जो है वो एक सेकंड में, इसको इरेज करना चाह रहा है यार। कोई कोई लाइफ जो है या तो एक सेल से बना होता है, कोई का ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल से बना है या कोई बहुत सारे सेल से बना है। तो जो एक सेल से बना होता है उसको कहा जाता है वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने हो। इसका अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर में तो ह्यूमंस खुद आ गए, एनिमल्स, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है। होपफुली बेसिकली यहां तक समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर अभी इस पे थोड़ा सा जो हमारा ऐड किया हुआ है उसके बारे में हम जैसा डिस्कस करने वाले हैं। अब आप इस चीज को समझो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टॉपिक जो है स्टार्ट होता है, तो मैं इसको यहाँ से सेकंड टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। लिमिट ऑफ हाउ टू स्टडी सेल्स। सेल्स की स्टडी कैसे की गई? तो सबसे पहली बात, अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन समझो। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, अब ये क्या है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारी जो आई की लिमिट होती है, आप आगे फ्यूचर में भी 10th में भी पढ़ते हैं कि आई की जो लिमिट होती है वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट होती है। ऐसा नहीं है कि 5 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकते, लेकिन जैसे जैसे आप 25 सेंटीमीटर से क्लोज लाते जाते हो उसको आप थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने 25 सेंटीमीटर लिखा है। और ऐसा नहीं है कि आप इन कहीं एक लिमिटेड रेंज तक देख सकते हो, आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो। जितनी दूर आपसे देखा जा सकता है आप उतनी दूर देख सकते हो। तो ये नियर पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, बकवास काम करना ही नहीं है। तो अब इन्होंने एक लाइन कह रखी है कि अगर हम दो पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं 0.1 mm से, 0.1 mm से, 0.1 mm से हम ज्यादा सेपरेट करते हैं तो हमें दिखेगा कि ये अलग है। लेकिन 0.1 से जैसे ही नीचे आएगा
वो हमें कैसे लगने लगेगा, एक सिंगल डॉट टाइप का लगने लगेगा। इसी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहा गया। समझ में आ गई बात? उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम दो डॉट को, जैसे कि एक डॉट ये रहा, अरे, और एक डॉट ये रहा, ये दोनों डॉट जो है इनमें अगर 0.1 सेंटीमीटर का mm का डिफरेंस है तो हमें दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। अगर ऐसे करके हुआ, अब भी देखो दिखाई दे रहा है शायद 0.1 से है, बट ऐसा कुछ ऐसा बनेगा कि अगर आप 0.1 mm से डॉट का जैसा नीचे गया, दो डिफरेंस, जैसे दो डॉट के बीच का डिफरेंस 0.1 mm से कम होता है, तो वो आपको एक सिंगल डॉट की तरह विजिबल होगा। उसी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो इनका सवाल ये है, जब हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इतनी कम है तो हम किस तरीके से सेल की स्टडी करते हैं? तो सेल की स्टडी करने के लिए हमारे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आप नॉर्मली अपने फोन से समझो जूम करना हो जाता है, और मैग्निफिकेशन के लिए हम इसमें यूज करते हैं लेंस का। ठीक है, और लेंस से बनता है हमारे माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी दो तरीके के आ चुके हैं, एक तो नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप, एक तो सिंपल वाला आया है, और दूसरा आया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो माइक्रोस्कोप है, और इलेक्ट्रॉन सबसे पावरफुल है। सिंपल वाला थोड़ा डिपेंडेंट होता है ऑन सनलाइट, उस पे भी हम बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन में लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी लेंस के कॉम्बिनेशन से हमें कई बार मैग्निफिकेशन मिलता है। आपके स्कूल में सिंपल वाला माइक्रोस्कोप होता है जिसमें 10x इंटू 10x डाला जाता है, यानी कि आपको 100x दिखाई देता है। यानी कि आपको कोई 1 सेंटीमीटर की चीज अगर आप डालते हो तो वो आपको अपीयर होती है 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर की आपको दिखाई पड़ती है। तो अभी इस इन सारी कैलकुलेशंस पे बात करेंगे। तो स्टडी करने के लिए जो यूज हुआ वो मैग्निफिकेशन हुआ, क्योंकि हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 0.1 है। उसके नीचे अगर हम कोई चीज देखते हैं तो वो हमें ऐसे दिखाई देती है जैसे एक सिंगल एंटिटी हो। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक इन 1665। अब उन्होंने जो माइक्रोस्कोप उस टाइम पे यूज किया था, उन्होंने वो अपने आप खुद डिजाइन भी किया था और खुद बनाया भी था। वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, अपना माइक्रोस्कोप था। और उसमें भी लगभग मैग्निफिकेशन थी 200x टू 300x, यानी कि 200 से 300 गुना मैग्निफिकेशन थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है उस टाइम पे। 1665 यानी कि 17th सेंचुरी की बात चल रही है। उस टाइम पे बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस देना शुरू हुआ था, ब्लड सेल बीमारियों के बारे में पढ़ाई शुरू हुई थी। नहीं तो उससे पहले तो बीमारियों को ऐसा माना जाता था कि श्राप वगैरह माना जाता था। ठीक है, फिर ब्लड के बारे में भी रिसर्च वगैरह, वो तो बहुत सारी चीजें हुई। 200 टू 300 टाइम्स। अब उन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क होता है लकड़ी का, कॉर्क छिलका, लकड़ी का, पेड़ का छिलका, वही दैट्स द सेम थिंग। कॉर्क जो होता है उसको उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा आपने, तब उन्हें दिखाई दिया रूम लाइक स्ट्रक्चर। वैसे तो हनी कॉम्ब दिखाई दिया था, उन्हें हनी कॉम्ब दिखाई दिया, और जिसमें छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो उस टाइम पे उसका नाम दिया सेल। सेल का मतलब ये होता है स्मॉलर रूम्स, स्मॉल रूम्स। समझे? होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। और आज के बुक्स में लिखी है, मेरे बुक्स में तो लिखती थी स्मॉल, लिखी होती थी स्मॉल बॉक्स, अभी के रूम्स, अभी के इसमें लिखा है स्मॉल बॉक्स। तो दोनों बात का मतलब एक ही है। ठीक है, अब स्कूल्स में जो यूज होती है वो होती है नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो उन्होंने उन छोटे छोटे का नाम किया सेल्स। अब ज्यादा दिन नहीं हुए थे इस सेल्स को डिस्कवर हुए कि एक और बंदे आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वैन लेवनहुक। एंटोनी वैन लेवनहुक। क्योंकि मुझे थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है क्या होता है, फिर मैं आपको एक एक्टिविटी है वो कराना है, फिर आगे बढ़ना है। एंटोनी वैन लेवनहुक उसी टाइम पीरियड में आते हैं कुछ सालों बाद, और वो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करते हैं पॉन्ड वाटर से। डिस्कवर, ठीक है, पॉन्ड वाटर से फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करते हैं, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ
बायोलॉजी। तो बेटा ये है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से काम करता है, क्या होता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप है जो आपके स्कूल में देखने को मिल जाएगा। ये सस्ता सादा है, आप जाकर ले भी सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो काम करता है ना, ये सिर्फ सनलाइट में करता है, इस चीज का खास याद है। तो इसके पार्ट्स के नाम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैं क्योंकि पढ़ाता इस लेवल का हूँ कि आप नीट जाओ। ठीक है, ये होता है आईपीस, जिससे आप देखते हो कि अंदर क्या चीज दिख रहा है ना। ये होता है आईपीस। ये है आपका बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब, ठीक है, ये आपका बॉडी ट्यूब हो गया। ये एडजस्टमेंट नोब, मेरे एक स्टूडेंट था, वो उसको क्नोब पढ़ता था, एडजस्टमेंट नोब। ठीक है, उसके अलावा एडजस्टमेंट नोब हो गया। उसके अलावा एक और एडजस्टमेंट नोब होता है यहाँ पर छोटा सा, जो इस पिक्चर में दे नहीं रखा, वो एक्चुअली इसके पास ही होता है यहाँ पर, एडजस्टमेंट नोब। आप बोलोगे सर दोनों में क्या फर्क है? तो हाँ जी, ये जो होता है यहाँ पर उसको कहा जाता है फाइन एडजस्टमेंट नोब, जिससे आप चीज इमेज को मतलब फाइन कर सकते हो। और ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट नोब, जिससे आप ऊपर नीचे, ये वाला पोर्शन ऊपर नीचे होता है, कोर्स एडजस्टमेंट नोब कहते हैं इसको। यहाँ थोड़ा सा ना पिक्चराई मतलब वो है कार्टूनिस्टिक, तो ये प्रॉपर नहीं देखा। ये हो गया आपका बेस हो गया, ये आपका हैंडल हो गया। ठीक है, ये आपका हैंडल हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है, तो ये होपफुली स्लाइड के नीचे रहता है, तो यही वो मिरर है जहां से सनलाइट टकरा गए इस पे जाना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे जाना चाहिए। क्योंकि ये जो ये इस पॉइंट को कहा जाता है स्टेज, और स्टेज में ये जो है ना, यहाँ पर रखे जाते हैं स्लाइड। यहाँ पर ये जो रखे जाते हैं स्टेज में, ये यहाँ पर स्लाइड्स रखे जाते हैं इस पोर्शन में। और ये है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जिससे हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे एक लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल में यूज होता है, और इसमें लगभग अलग अलग होते हैं, जैसे 10x टू 40x हमारे स्कूल्स में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ काम नहीं होगा, मतलब बहुत अच्छा खासा काम हो जाता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पता चल गया। आईपीस से जिससे हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बता दूं। आईपीस जहां से हम अपनी आंखों को लगाते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट में हम अपनी आंखों को लगाते हैं, यार विजिबल नहीं हो रहा। यहाँ पर हम अपनी आंखों को लगाते हैं, जिससे देखते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट नोब जो है, इससे ये वाला ट्यूब जो है हम इसको एडजस्ट करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट नोब जो कि यहाँ होती है, जो कि है नहीं अभी, उससे हमें इमेज फाइन करने में हेल्प होता है। उसके बाद ये हैंडल है जो इस ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन के साथ होल्ड करके रखता है। ये बेस है जो उसको बेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मिरर है, जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती है वो काम होता है। और ये स्टेज है जहां पर आप स्लाइड को रखोगे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां पर जिससे आपको दिखाई देता है वो जो सेल वगैरह जो भी चीजें आप यहाँ रखो वो। और एक बॉडी ट्यूब है जहां पर लेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपको इमेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम थोड़ा एक्टिविटी 2.1 में, क्योंकि प्रॉपर हमें एक्टिविटी करना है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो एक्टिविटी करना है। चैप्टर 5 की वीडियोज में आ जाएंगी, लेकिन इसी वीक में आ जाएंगी, देखना मत भूलना भाई। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के, जितना दिन टाइम मिल रहा है आप लोगों के साथ वो कर रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर, पहला स्टेप है टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर। लिख लो, आपको पता होना चाहिए यहाँ बात किससे चल रही है, मतलब सारे स्टेप्स मत लिखो, बुक में है। अब प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ, यहाँ माइक्रोस्कोप के यहाँ रखना है, इस पॉइंट पे जहां मैंने सेल लिख रखा है ना, यहाँ रख देना है रूलर को। अब आप जब रूलर को रखोगे तो वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा ना यहाँ पर, मतलब मैं गोल से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हो गया गोल सा। तो यहाँ पर एक रूलर दिखाई दे रहा, अपने स्केल जो रख रखा है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो तो मैं ऐसे गंदी से ड्राइंग बना रहा। अब आपको यहाँ देखना है ध्यान से। सपोज करो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप जब रूलर से देखोगे, तो उसका डायमीटर 5 mm आ रहा, 5 mm आया होगा। 5 mm कितना होता है? 5 mm होता है आपका 1 सेंटीमीटर में, सोचो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप समझो कि 1 सेंटीमीटर में जो है
1 सेंटीमीटर में होता है आपका 10⁻² मीटर, और 1 मिलीमीटर में जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर। तो यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 0.005 मीटर है। बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपको इसका डायमीटर जो यहाँ पर हमने जो ये लगा रखा है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका 5 mm है, यानी कि 5 mm है, यानी कि 0.05 दिखाई दे रहा है। इतना मार्क किया। आप यहाँ पर एक अनियन पिल रखोगे, तो आपने काउंट किया ये, तो आपको पता चला वहां पर जाकर कि टोटल वहां पर 25 सेल रखे हुए। कितने सेल रखे हुए थे? 25 सेल की एक चेन दिखाई दी, मतलब ऐसे ऐसे करके 25। वो तो मैं ऐसे इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, बट ऐसे ही करके कुछ 25 सेल की चेन दिखाई दी। और ये 25 सेल किसमें है? 0.005 मीटर में। अब हम यहाँ पर माइक्रो में बात कर रहे हैं, तो हम इसकी माइक्रोमीटर में बात करते हैं कि भाई माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, समझ रहे हो? एक माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है। यहां पर कितना है? 0.05 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका 5 mm इज इक्वल्स टू 5000 माइक्रोमीटर। कितना छोटा, मैं मीटर में नहीं कह रहा, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, समझ रहे हो? इतना छोटा है। अब आप ध्यान से देखो कि एक सेल कितने का है। तो अगर हम सेल साइज एस्टिमेट करते हैं, सेल साइज को एस्टिमेट करते हैं, अब ये सारा हम ना, मतलब एक हाइपोथेटिकल चीजें चल रही हैं, तो हमारे टोटल उसकी लेंथ है 5000 माइक्रोमीटर, और इसमें है हमारे 25 सेल। तो इससे इसको काटा 200 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर आ गया भाई साहब। एक सेल की साइज जो है 200 माइक्रोमीटर है। कहोगे सर करके दिखाओ कितना है? 2 इंटू 10⁻³ 10⁻² इंटू 10⁻⁻6, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, यानी कि ये कुछ अबाउट 0.0002 मीटर का है। इतना छोटा होता है एक सेल। हम तो यार एक 5 mm की बात की थी, 0.1 mm तक हम जो है विजिबिलिटी देख सकते हैं कि हाँ डिफरेंस है। यहाँ पर अगर इसको माइक्रोमीटर में करोगे, तो आप समझ लो कि 0.000 0.02, बहुत छोटा, बहुत छोटा हो गया। यहाँ तो विजिबल नहीं है। तो सेल की जो साइज आ जाती है वो आ जाती है 200 माइक्रोमीटर। तो ये हमारी थी, जो हम अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। हमें देखने के लिए भाई इस यंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। और इसका आजकल एक बहुत पावरफुल वर्जन आया है, जो आप रेडी टू गो बियॉन्ड पेज नंबर 10 में देखोगे, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और उसमें लिखा है, अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, साइंटिस्ट आल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप that reveal that fine details of a cell structure. This instrument use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified images. मैंने कल रात को नोट्स बनाए हैं बेटा, पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करनी होती। मैं वो टीचर नहीं जो मैं कह दूंगा कि मुझे सब याद है। नई बुक है, पुरानी बुक होती तो चलो कह भी सकता था, अब तो नई बुक है तो मुझे नोट्स बनाने पड़े, उसके बाद मैं ये करवा रहा हूँ। समझ रहे हो कितनी मेहनत लगती है? चलो बेटा, जल्दी कर दो सब्सक्राइब, है ना? कमेंट कर देना यार, माँ कसम कह रहा हूँ, कमेंट की वजह से ही मैं वापस आया हूँ। वो ही कमेंट आए, लेकिन ऐसा लगा यार इनको मेरी जरूरत है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेलवा पढ़ेंगे हम। कोलोकासिया का इमेज होगा बेटा। कोलोकासिया के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सेल का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम अब शुरू करने वाले। सेल मेम्ब्रेन आपने बहुत जगह सुना होगा। मेम्ब्रेन का मतलब लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन कह लो, एक सेकंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, या इसका नाम हमने प्यार से रख रखा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी। परमिएबल, नहीं यार, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। क्या खास बात है इसमें? हम इतनी ज्यादा डिस्कस इस पर क्यों करते हैं? थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, बट एडजस्ट कर लेना। तो एक सेल को अगर हम इमेजिन करें, लेट से कि ये सेल है हमारा,
मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ यार, जो कि मुझे इस पे दबाना नहीं होता है। यस, ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिंग सा लेयर है, जो मैं ग्रीन ग्रीन नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं है यार, विजिबिलिटी की भी दिक्कत है ना। ये ये लगा। हम्म, थोड़ा सा आप समझ जाना। एक लेयर है, ये जो सेल की बाहर की जो लेयर है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के ना पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ये जो है एसपीएम, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऐसा लेयर है सेल मेम्ब्रेन जिससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है टू एंट्री एंड एग्जिट। किसी चीज की एंट्री और एग्जिट के लिए यहां से परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें अंदर बाहर होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हमारे लंग्स में अल्वोइलीज में होती है वहां पर। तो बहुत सारी चीजें जो है अंदर बाहर होती है, इसी के वजह से इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज को अंदर आने और जाने की परमिशन देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने बुक में भी और इस बुक में भी। मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है इस चीज का, और कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके साथ ही सेल वॉल भी होती है। अगर मैं उस पे एक और इमेज ड्रॉ करने जाऊं, थोड़ा डार्क येलो वाला, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये जो सेल वॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगाई में होता है, मतलब एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। ये प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह में होता है। बट हम यहाँ पर अभी हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है, वो अभी हमारा चल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन पे। उसके बाद हम आते हैं सेल वॉल पे। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ी बहुत और बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अपने को यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई रोल है तो है क्या, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक्टिविटी 2.2 हेडिंग डाल लो बेटा, एक्टिविटी 2.2। चलो ये लो पे आते हैं। अब इन्होंने कहा है आपको 2 बीकर लेने हैं, छोटा छोटा सा बनाऊंगा मैं, जगह नहीं है। बीकर ए, बीकर बी, दोनों सेम साइज का समझना। अब आपने को आपको अच्छे से ना आलू को काट लेना है, चकोटा काट लेना है, ऐसे काटना है कि जैसे फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, है ना, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो। तो इसमें हमने लेना है प्योर वाटर। मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूं, एक कुछ पैसे वैसे आए शुरू हो, 300-400 रुपए में। ये है अपना सोल्यूशन, 20% सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि इसमें 20% हमने नमक मिला रखा है भाई। अब हमने आलू को इस पे डाल दिया, इस पे भी डाल दिया, आलू पाइप जैसी कब से होगा। चलो, तो जब तक आलू में ऑस्मोसिस हो रहा है, ओहो मैंने पहले ही बता दिया क्या हो रहा है। हाँ, जब तक आलू में ऑस्मोसिस हो रहा है, तब तक आप लोग सब्सक्राइब। चलो देखते हैं क्या होता है। अब आलू ए को जब निकाला था, बढ़िया अच्छा खासा मोटा तगड़ा निकाला था। अब आलू ए ना थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, ये कुछ ऐसा हो गया यहाँ तक बड़ा, मतलब इमेजिन करो कि बड़ा हो, बड़ा, क्या लिखेंगे हम, स्वेल सा। और ये जो आलू था देखो, इसके मुकाबले ये जो आलू था वो थोड़ा सूजा रह गया, छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक। बट ये हुआ क्यों, कहानी ये नहीं कि हुआ, तो यह हुआ किस लिए है। तो बिगर एक ऑब्जर्वेशन लिख लो कि ऐसा करोगे, अगर आप प्योर उसमें डालोगे
तो बीकर ए में क्या है, आलू जो है वो स्वेल अप हो रहा है, और वहीं बीकर बी में जो है वो श्रिंक हो रहा है। रीजन क्या है इसका? तो सिंपल सी बात है, आपको तो ये पता है कि प्योर वाटर जो है एक सॉल्वेंट होता है, नहीं पता तो जाओ, मैंने डाल रखा है भाई, सॉल्यूशन चैप्टर तो मैंने इतने अच्छे से डाला हुआ है, वो पढ़ो। तो यहाँ जो एक प्रोसेस हो रहा है उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट, याद रखना, सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ जी, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, सॉल्वेंट का ध्यान रखना, सॉल्वेंट का ही होता है इसमें। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। तो यहाँ जब आप ध्यान से देखोगे, इस पे प्योर वाटर था, सॉल्वेंट था, तो अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था, क्योंकि बाहर पानी में 100% वाटर था, और अंदर कंपेयर टू इसके कम होगा, कंपेयर टू इसके कम होगा, तो पानी अंदर जा रहा था, अंदर जाने की वजह से स्वेल अप हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन भी होती है, अभी हम बात करेंगे उस पे भी, आज में हो पाया तो। अब दूसरे वाले पे क्या मैंने कहा था, 20% सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी कि अगर 100 ml पानी है इसमें, तो 20 ml जो है वो तो समझो कि आपका सॉल्ट है, और 80 ml जो है आपका वो वाटर था। तो यहाँ पर जो है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पे आता है, यानी कि जिधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और उस वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन पे, इसलिए पानी बाहर निकला होगा, तो बाहर निकलने की वजह से श्रिंक हो गया, इसमें पानी अंदर जाने की वजह से स्वेल अप हो गया। तो ये कहानी रही। और ये किससे होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी कि इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है, सेलेक्टिवली भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, ये काम है इस सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। होपफुली समझ में आ गया हो। अब इसी का एक और भाई होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग है, डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस करने वाले हैं हम। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ऐसा समझो कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारा अंतर है, और यही जो अंतर है, यही भिन्नता इनको अलग बनाती है। और ये क्लास 9th में वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, बट मेरे हिसाब से इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो दोनों के बीच डिफरेंस समझते हैं। इधर लिखते हैं ऑस्मोसिस से, और इधर लिखेंगे डिफ्यूजन से। कलर का पेन कलर चेंज, ऑस्मोसिस व्हाइट से लिखूंगा, वो मैं येलो से लिखूंगा। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन याद रखना। ओनली वाटर, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख रहा हूं, और अनदर सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम अ रीजन of higher concentration to low concentration। ठीक है, सिंपल। अब मैं डिफ्यूजन की लिखूंगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यहां तक कि सॉल्यूशन भी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मूव फ्रॉम एन एरिया of higher concentration to a lower concentration।
concentration to lower concentration। स्पेशल बात क्या है कि इस पे सिर्फ वाटर या फिर कोई सॉल्वेंट की बात है, इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की बात है, मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ सब। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑस्मोसिस occurs only in a liquid state, सॉरी मीडियम। ठीक है, ऑस्मोसिस कब होगा? जब सिर्फ लिक्विड मीडियम होगा, लेकिन इसमें हम नहीं देखते कैन अकर इन एनी मीडियम, whether it is solid, liquid और गैस, कुछ भी मीडियम हो फर्क नहीं पड़ता, डिफ्यूजन हो जाएगा, उसमें आपका लिक्विड मीडियम ही चाहिए। थर्ड, osmosis requires semi permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, लेकिन ऐसी डिफ्यूजन की कोई डिमांड नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ, डज नॉट रिक्वायर एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई भी डिमांड नहीं है आपके यहाँ। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। The concentration of solvent does not become equal on both side of the membrane, तब तक चलता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे आने तक चलता है। The solvent does not become, इसमें इक्वल नहीं होता, become equal on both side, दोनों साइड इक्वल नहीं होता इसमें। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें भाई इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसमें आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसमें सॉल्वेंट को नहीं, बस ये है कि हाई टू लो जाएगा, इसमें हाई टू लो जा, सॉरी हाँ हाई टू लो जा रहा होगा। ठीक है, इसमें इक्विलाइज होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी कि जब तक दोनों हाई टू लो इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें जो है दोनों जगह इक्वल होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, इसका जो है डायरेक्शन फिर से, मतलब आइसोटोनिक होने पे ये भी रुक जाएगा, यहां तक तो ये है। ठीक है, इतनी सी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, इसको समझ लो। लेकिन अभी ऑस्मोसिस खत्म नहीं हुआ है, ऑस्मोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अभी बाकी है, ऑस्मोसिस की कंडीशंस, ऑस्मोसिस की कंडीशंस बाकी हैं, और ये ऑस्मोसिस हमारा मतलब आज लास्ट हम जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर हम जो करेंगे वो अब हम कल करेंगे, अगले दिन जो आपके पास आएगा। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जाके, वेट तो करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, बट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर दो। एक सेकंड, जो सबसे पहली कंडीशन है हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें है क्या, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, when the medium surrounding, when the medium surrounding cell has same concentration of water as that in the cell, it is said to be isotonic, said to be isotonic solution। अब होता क्या है आइसोटोनिक में, सबसे पहली बात तो समझो यहाँ कि जब मीडियम, जिस मीडियम में रख रहे हैं, जैसे कि समझो ये एक ग्लास है
और इस पे हमने जो सोल्यूशन रखा है और सोल्यूशन में हमने एक सेल रखा हुआ है। तो ये जो ग्लास है, इसमें जो सोल्यूशन है, उसमें जो सॉल्वेंट है वाटर, वो बिल्कुल सेल के वाटर के बराबर है। सेल में जो वाटर है उन दोनों के बराबर है। तो मीडियम सराउंडिंग में जो है और सेल में जो है, उन दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का इक्वल है, सेम है, तो उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो होगा क्या यहाँ पर? तो इसको थोड़ा बड़े उसमें देखते हैं। जैसे ये सेल मैंने ड्रॉ करा है थोड़ा बड़ा सा। अब इसमें पानी अंदर तो आएगा, पानी अंदर आएगा और पानी बाहर आएगा, लेकिन यही होगा ना, एक बार इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज रह जाएगा। ठीक है। अब हमने पिछले स्लाइड में क्या बात की थी कि भाई हमारा ऑस्मोसिस जो है उसमें इक्वलाइज नहीं होता, वो ऐसा नहीं है कि रुकता नहीं है, वो चलता जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, दोनों साइड आ जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, जिसकी वजह से सेल जो है वो सेम साइज का रह जाता है, सेम साइज का सेल रह जाता है। ठीक है। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में करता है। एक सेकंड, क्या मैसेज आया? लाइन से मैसेज आया, वैसे तो है नहीं। बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में करता है, बट द अमाउंट गोइंग इन is the same as the amount coming out, amount going out. So there is no overall movement of water. इसी की वजह से कोई ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, सेम साइज का द सेल विल स्टे द सेम साइज का लगता है। ठीक है। तो इस पे एग्जाम्पल है हमारे जो आरबीसीज होते हैं, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। होपफुली आइसोटोनिक समझ में आ गया हो। अब हमारे पास दो बचे हैं, एक है हाइपोटोनिक, पहले उसको समझते हैं। हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है उस पे हम अगर बात करें तो लिख लो, when the medium surrounding a cell has higher concentration of water than that of cell, concentration of water than that of cell, it is said to be hypotonic. It is said to be hypotonic solution. अब हुआ गया, फिर वही कहानी आते हैं, पानी लिया, सोल्यूशन लिया है हमने, इसमें सेल को फेंक के मारते हैं, अपना नया सेल बनाते हैं, इस पर मस्त सा सेल बनाए, ये सेल है अपना। अब क्या है, व्हेन द मीडियम, ये जो मीडियम यानी सोल्यूशन की बात हो रही है, सराउंडिंग अ सेल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है, और इस सेल में जो वाटर है, सेल में भी वाटर होगा कंपेयर टू कम है। अब क्या होगा, हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इस सेल को वापस ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, जैसा कि ये रहा, ये मेरा सेल है और मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है, तो आप ध्यान से जब देखोगे तो सेल जो है, सेल
में से हायर कॉन्सेंट्रेशन किस में है? नॉर्मली सराउंडिंग में हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो सराउंडिंग है इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का और सेल में कम है, तो ये क्या होगा? पानी अंदर की तरफ जाएगा। पानी जब अंदर की तरफ जाएगा तो सेल ऑटोमेटिकली क्या होगा? श्रिंक होगा। ऑटोमेटिकली श्रिंक होगा तो ये सेल जो है स्वेल अप होगा। ये सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि जब मेम्ब्रेन से पानी बाहर की तरफ जाता है तो वो स्वेल अप हो जाता है। तो मैं इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं। water molecules water molecules are free to pass across the SPM in both the direction. Molecules are free to pass in both direction थ्रू SPM, है ना? दोनों साइड हो सकता है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो ज्यादा जो होता है सेल के अंदर जा रहा हो। ठीक है, but more water will come into the cell. But more water come into the cell. ज्यादा पानी सेल के अंदर जाता है। In result, the cell swollen up. स्पेलिंग गलत है, माफ कर दें। swell up. हाइपरटोनिक समझ में आ गया? हाइपरटोनिक समझ में आ गया तो हाइपरटोनिक आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बेटा हम पहुंच चुके हैं थर्ड कंडीशन हमारी, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ लो, ये इंट्रोडक्शन है ना? सेल वॉल आपको भी कहाँ करवाया, कहाँ है आपको? पूरा अभी सेल मेम्ब्रेन बाकी है, इस पर कर तो लिया है, लेकिन अभी आजकल नया एंट्री हुआ है कि उसकी फॉर्मेशन वगैरह कैसी है वो है। तो अब यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन आ जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखो। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग ऑफ सेल हैज लोअर concentration of water than that of cell, that in cell is called hypertonic solution. हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो भाई, अपनी कलाकारी बात है। ये हमने ग्लास लिया, ये स्पेस सोल्यूशन, ये स्पेस सेल। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सेल है। अब अपने को क्या करना है कि सॉल्यूशन में जो वाटर है, ये जो सॉल्यूशन है उसमें जो वाटर है वो कम है, सेल में जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, ये अपना सेल है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो होगा क्या कि हायर कॉन्सेंट्रेशन किस में? सेल में। और लोअर किस में? वाटर में। तो ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ बाहर आता है, पानी दोनों साइड डायरेक्शन में, मतलब जो भी सॉल्वेंट है वो दोनों साइड डायरेक्शन में जाता है, लेकिन ज्यादातर अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये श्रिंकेज हो जाती है, छोटी हो जाती है सेल। रिजल्ट में क्या आता है? श्रिंकेज हो जाता है और छोटी हो जाती है। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। अब इसकी यहाँ पर लिख लो, वाटर क्रॉसेस बोथ डायरेक्शन, क्रॉसेस इन बोथ द डायरेक्शन, क्रॉसेस इन बोथ द डायरेक्शन थ्रू SPM, but water but this time water comes out from cell in large amount, therefore the cell will shrink, the cell will shrink। सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गई? सारी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, इसमें दो टाइप के हमारे जो है सेल में होता है, तो पहले तो उसको समझो आप। दो टाइप के हमारे
दो टाइप के हमारे यहाँ पर ऑस्मोसिस होते हैं, ठीक है। एक ऑस्मोसिस था जिसमें श्रिंक हो जाता है, और एक होता है जिसमें स्वेलन आउट हो जाता है। एक का हमारा नाम है एंडोस्मोसिस, और एक का नाम है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हुआ है, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हुआ है। आप कई बार पूछते क्या होगा कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, सेल टू स्वेल, स्वेल हो जाएगा, बिकम टर्जिड, ठीक है, एंड और डी प्लाज्मोलाइज, और डी प्लाज्मोलाइज। अब प्लाज्मोलाइज क्या होता है वो तो मैं समझाता हूं आपको, बट अभी समझो कि अगर आपने नॉर्मली इस पे प्लांट सेल को रखा, प्लांट सेल को रखा, तो वो जस्ट स्वेल अप होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्वेल अप होगा। क्योंकि अब यहीं पर अगर उसमें एनिमल सेल को रख दोगे आप, एनिमल सेल को रख देने से ऐसी कंडीशन पे वो स्वेलअप तो होगा और इट मे बर्स्ट, फट सकता है। अब रीजन क्या है कि इसमें, इस जो प्लांट सेल है इसके बाहर एक लेयर और मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, याद करो, इसकी सेल वॉल थी जो इसको प्रोटेक्ट करती है ना। एक्सोस्मोसिस में क्या था, वही जो हुआ था, हाइपो हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन याद है, पूरा कर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ था, तो सेल क्या होगा, सेल विल श्रिंक, become flaccid and undergo plasmolysis. Shrink and go undergo plasmolysis. सर ये प्लाज्मोलाइसिस है क्या, 1000 बार आ चुका है, अभी तक समझ नहीं आया। तो मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मोलाइसिस की हेडिंग डालो, ये इसी का एक वो एप्लीकेशन टाइप का समझ लो, प्लाज्मोलाइसिस। हाँ जी, तो प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन लिखो। Plasmolysis is the phenomenon by which a plant shrinks away, plant cell shrinks away from the cell wall when it loses water by osmosis. समझे? नहीं सर, नहीं समझे, ओके समझ लो। ये समझो एक सेल है और उसके बाहर सेल वॉल है, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ है, वैसे तो गंदा से बनाया, चिपका हुआ है, लेकिन ऑस्मोसिस से अगर पानी बाहर गया तो ये सेल वॉल तो ऐसा ही रह जाएगा, सेल वॉल तो ऐसा ही, लेकिन जो सेल है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके श्रिंक करेगा, फिर मतलब बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाता है, एक टाइम को तो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जस्ट इधर ही इकट्ठा हो। तो ये जो प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, एक फेनोमेना है जिसमें प्लांट सेल जो है श्रिंक हो जाते हैं सेल वॉल से, जैसे सेल वॉल से दूर होता जा रहा है, देखो इसके तो बहुत ही दूर हो गया, जब वाटर लूज करते हैं ऑस्मोसिस से। तो यहीं पर ये यूज हुआ है डी प्लाज्मोलाइज और ये प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। होपफुली यहां तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बना किससे होता है। तो सेल वॉल की पूरी कहानी समझने के बाद हम अब अगले वीडियो में समझेंगे फ्लूइड मोसैक वगैरह का मॉडल। तो सेल वॉल मतलब अभी, सॉरी सेल वॉल कह रहा हूँ, प्लस सेल मेम्ब्रेन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, सेल मेम्ब्रेन पूरा होने में अभी बाकी है। हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, उस पे ही काफी लंबा सेशन चलने वाला है। तो इसीलिए मैं यही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आधा घंटा और लग जाएगा उसको। तो मिलता हूँ बच्चों अगले वीडियो में, आपका प्यार ही मुझे अब वापस बुला सकता है। टिल बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना बी एजुकेशन, लव यू ऑल।